हेलो एवरीवन। फिर से हाजिर हैं हम क्लास 11 के एक नए चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ। स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। आज हम पढ़ाई करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको हम 2 सेक्शन पे बांटे हैं। पहले हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट्स के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कंटेंट पे हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं। यूनिट्स होता क्या है थोड़ा बहुत बताता चलो। यूनिट देखिए, आप पहले पढ़ के आए हुए हैं कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके सहारे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है या फिर मेज़र किया जाता है। जैसे कि मास के लिए केजी होता है, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है। दीज आर ऐसा यूनिट्स। ओके, तो यही यूनिट्स होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या होते हैं। सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ, टाइम। हम लोग मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर 2 तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी उसमें क्या गुण होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। उन 4 सिस्टम ऑफ यूनिट पे हम बात करेंगे। उसके नेसेसिटी पे बात करेंगे कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे इन ऐसा सिस्टम पे। फिर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट का एडवांटेज क्या है, जिसको आज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो उसके क्या एडवांटेज है जिसके चलते वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट वन, अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास एंड टाइम। मैंने हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ का, मास का, टाइम का। ओके, हमारा सेकंड सेक्शन है मेजरमेंट। मेजरमेंट पे हम लोग लेंथ, मास, टाइम, ये जो क्वांटिटी है, इन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है। ये तो बड़ा सिंपल है, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जो हम मेजरमेंट करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट का बारे पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेज़र करेंगे, वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। और लार्ज डिस्टेंस के लिए मेज़र करेंगे, फिर हम लोग स्मॉल डिस्टेंस के लिए मेज़र करेंगे। तो लेंथ में हम लोग हाइट, डायमीटर, ये सब का मेजरमेंट करें। पैरेलक्स मेथड के जरिए भी लेंथ का मेजरमेंट होता है, तो पैरेलक्स मेथड के बारे पे हम लोग जानेंगे। रिफ्लेक्शन इको मेथड के जरिए होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। इंटेंसिटी मेथड के जरिए भी लेंथ का मेजरमेंट होता है, इसको भी जानेंगे। डिस्टेंस ऑफ इंफेरियर प्लैनेट्स फ्रॉम सन एंड अर्थ। इन्फेरियर प्लैनेट क्या होता है और उसका मेजरमेंट क्या होता है, डिस्टेंस का, ये भी जानेंगे। सुपीरियर प्लैनेट्स किसको बोलते हैं और सन से उसका डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। फिर हम लोग लेजर मेथड को देखेंगे। आफ्टर देन इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, जैसे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन पे बात करेंगे। आफ्टर देन मेजरमेंट ऑफ मास, मास का मेजरमेंट करेंगे। तो मास आपका इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास, ये दोनों ही मास का मेजरमेंट करेंगे। ये क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। आफ्टर देन मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट करेंगे। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो वहीं पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला वगैरह के बारे पे। आफ्टर देन सिग्निफिकेंट फिगर एंड आफ्टर देन एरर। तो आपका एग्जाम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यही सबसे आता है। फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर। एंड फ्रॉम ऑल दिस सेक्शंस कंटेंट, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे की फिजिक्स को समझना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में से बोलते हैं भौतिक राशि। तो जिसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कौन सा है, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, एरिया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होंगे। तो आप जब दुकान जाते हैं तब आप बोलते हैं कि 2 केजी चावल दीजिए, 5 केजी आलू दीजिए, 3 केजी प्याज दीजिए। तो आप मास के बारे में बोलते हैं। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जब आप दुकानदार को बोलते हैं तो दुकानदार उसे वेट करके आपको देता है, मेज़र करके आपको देता है। तो आपने अगर 2 केजी चावल बोला तो 2 केजी चावल उसको मेज़र करके देगा, यानी 2 केजी चावल को मेज़र किया जा सकता है। चावल को मेज़र किया जा सकता है, तो चावल का कौन सा चीज़ आप मेज़र कर रहे हैं,
मास को मेज़र कर रहे हैं। तो मास कैन बी मेजर्ड, सो मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कैन बी मेजर्ड, सो लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। और इन सारी चीज़ों को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से आप खुद अपने हाथों से कोई जो मेजरिंग स्केल इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उसका मेजरमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या है मेजरमेंट का? इनडायरेक्ट मेथड के जरिए आप बेसिकली मैथ के फॉर्मूले के हेल्प लेते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड के बारे पे ही हम पढ़ेंगे यहाँ मेजरमेंट जब हम पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी उन सब चीज़ें। तो मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी टू ए प्री डिफाइंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नॉन एज यूनिट। ओके, तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो आप करते हैं क्या है? कंपेयर ही तो करते हैं। जिससे आप मीटर स्केल के जरिए आप कोई भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो आप मीटर स्केल लेते हैं, जो आपका स्केल होता है वो मीटर स्केल होता है। तो आप जो मीटर स्केल लेते हैं उससे आप जैसे आपका हाइट का मेजरमेंट करेंगे तो आप स्केल के साथ आपका हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेजरिंग द हाइट मीन्स मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी मीन्स यू आर कंपेयरिंग योर हाइट विथ स्केल। ओके, तो आप कंपेयर ही कर रहे हैं। तो मेजरमेंट एक तरह का कंपैरिजन होता है, और वो भी किससे ना? एक प्री डिफाइंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट। तो जो मीटर स्केल में मीटर क्या है? आपका यूनिट है, और आप उस मीटर के सहारे ही आपका हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं। प्री डिफाइंड मीन्स वो आपका पहले से परिभाषित है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मीन्स वो पूरी दुनिया उसको मान के चलती है। ओके, तो मीटर आप जानते हैं कि हर जगह इस्तेमाल होता है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, बट बाकी सारे जो पड़ोसी देश हैं हर जगह वही स्केल का मेजरमेंट यूज़ होता है लेंथ का मेजरमेंट के लिए। सो दैट यूनिट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट। ऑलराइट, एक बात ये भी है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं तो जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारा दुख, हमारा खुशी, हमारी ईर्ष्या, हमारी घृणा, ये सब को मेज़र नहीं किया जा सकता। हम बोल सकते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, हम बोल सकते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नफरत कर सकता हूँ, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा घृणा आ रही है, बहुत कम घृणा आ रही है, लेकिन उसका कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है। सो दोज आर नॉट यूनिट्स, सॉरी दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आफ्टर देन यूनिट क्या होता है ना? यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद which a physical quantity of same kind is compared for measuring it। तो वही बात है कि जैसे मीटर के जरिए, मीटर स्केल के जरिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो मीटर इज़ द यूनिट एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, सो वी मे ऑल्सो कॉल्ड द मीटर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, तो यूनिट क्या होता है? जिसके सहारे हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। देखिए, पुराने ज़माने में यूनिट अलग अलग हुआ करता था। मतलब आपके दादा परदादा के समय जब आप किसी घर चावल लाने जाते थे तो उस समय एक इस तरह का बाउल का इस्तेमाल होता था, और इसे लोकल लैंग्वेज में पोयला कहते हैं, पोयला। तो इसके ज़रिए हम लोग मुरमुरा लेते थे, या फिर चावल लेते थे, या फिर आटा लेते थे। तो ये सब चीज़ें ली जाती थी, इसी कोयला से मेज़रमेंट होता था उसका। लेकिन आज हम इस कोयला की जगह केजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले ये यूनिट हुआ करता था, अब यूनिट चेंज है, अब हम यूनिट केजी का इस्तेमाल करते हैं। आज अगर मुरमुरा भी लेने जाइएगा तो आपको केजी में ही देगा, चावल भी लेने जाइए तो आपको केजी में ही देगा, आटा भी लेने जाइए आप केजी में ही देगा। तो यानी मास का मेज़रमेंट अभी केजी से होता है। तो केजी इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस by which we measure the physical quantity that is mass। ऑलराइट, तो कोयला क्यों हटा दिया गया? इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं हो पाया। क्यों ना? देखिए, अगर आप मुरमुरा लेने जाइएगा तो किसी का मुरमुरा ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, किसी का मुरमुरा कम फूला हुआ रहेगा। तो इससे होगा क्या ना? मुरमुरा जब हम इसमें डालेंगे इस कोयला पे, तो जिसका कम फूला हुआ है उसका मुरमुरा का जो मास होगा वो ज़्यादा हो जाता था, और जिसका ज़्यादा फूला हुआ है उसका मुरमुरा का मास कम हो जाता था। तो यानी हम इसके ज़रिए वॉल्यूम का मेजरमेंट करते थे, ना कि मास का। तो इसके ज़रिए हम मास का मेजरमेंट नहीं कर सकते, वॉल्यूम का मेजरमेंट होता था। सो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द मास। तो इसे यूनिट से हटा दिया गया। आज हम मास के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं। इन सिमिलर वे कोई भी लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए पहले 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, इस तरह से मेजरमेंट होता था।
लेकिन किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, मतलब किसी का हाथ की लंबाई कम, किसी का हाथ की लंबाई ज़्यादा होती थी। तो इसके चलते हम लोग अपना हाथ को लंबाई मापने के लिए, लेंथ मापने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं मान सकते थे। इसके लिए आया मीटर। ऑलराइट, तो एग्जांपल, यूनिट का, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, केजी, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वर्क का जूल। तो दीज आर यूनिट्स एंड बाय दीज थिंग्स वी कंपेयर आवर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 200 मीटर, यानी ये जो मीटर स्केल जो है इसका 200 गुना है। हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, वो 200 गुना है, मीटर का 200 गुना है। यानी हम मीटर से ही तो कंपेयर कर रहे हैं अपने लेंथ को। ओके, चलिए, आपको समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, वैसे क्वांटिटी या फिर वैसे चीज़ें जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूनिट क्या होता है ना, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसके जरिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। ओके, इसको और बढ़िया समझते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर, तो इसमें लेंथ हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एक्स, एंड 200 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज एन, एंड यू दैट इज मीटर, दैट इज यूनिट। ओके, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट। ऑलराइट, तो एक्स इक्वल टू एन यू। यहाँ पर एग्जांपल के लिए रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 3 मीटर, तो 3 इज द एन एंड मीटर इज द यू। इन सिमिलर वे, फोर्स ऑफ ऑन बॉक्स इज 40 न्यूटन, तो 40 इज एन एंड न्यूटन इज यू। For a physical quantity x, it can be written as x is equal to n1 u1 and x is equal to nt u2। इसको समझिए, मैं इसी को लेकर चलता हूँ। लेंथ हमारा क्या है कि सपोज कोई भी एक रॉड है, उसका लेंथ है 200 मीटर। इसमें L क्या हो गया, x हो गया। मैं इस रॉड का बात कर रहा हूँ। ओके, इस रॉड का बात कर रहा हूँ। 200 हो गया आपका n1 और m हो गया आपका u1। ऑलराइट, मैं इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखने जाऊँ तो लेंथ तो ही रहेगा, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको एक्स ही लूँगा। इसका जो लेंथ है वही होगा। चाहे मैं इसमें दूसरा चीज़ें मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर 200 की जगह मैं लिखना चाहूँगा 2। अच्छा, काम करते हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है मैं उसको 2000 मीटर मेज़र किया। ओके, तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको 2 किलोमीटर लिख सकता हूँ। 2 किलोमीटर, एज यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीन्स 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ओके, तो दिस इज n2 एंड दिस इज u2। मैं इसको क्यों नहीं चेंज किया, मैं इसको L1 L2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेंथ तो ही है, रॉड तो ही है। मैं बस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया तो यूनिट भी चेंज हुआ। ओके, चूँकि दोनों का लेंथ इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ कि n1 u1 इज इक्वल टू nt u2, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब L कांस्टेंट है, यानी जो भी L कांस्टेंट है मतलब क्या, n और u कांस्टेंट है, L इक्वल टू nu होता है, तो सो n u इक्वल टू कांस्टेंट, n इक्वल टू कांस्टेंट बाई u। अगर मैं u को इधर ले आऊँ, डिवाइड होगा तो कांस्टेंट बाई u। अब कांस्टेंट और इक्वल के चलते एक प्रोपोर्शनलिटी हम लोग डाल सकते हैं, तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है n का u के साथ, यानी u अगर बढ़ेगा तो n घटेगा और u अगर घटेगा तो n बढ़ेगा। इन्वर्सली रिलेशन है। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या फिर हम ये कर सकते हैं कि u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, तो u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो आपको 1/n बोलना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो ओनली आप n बोलेंगे। ठीक है, इसको समझिए कि u अगर बढ़ेगा तो n घटेगा, u अगर घटेगा तो n बढ़ेगा। यही तो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। u अगर बढ़ा, जैसे मीटर और किलोमीटर में कौन बढ़ा है, किलोमीटर बढ़ा है, यानी u अगर बढ़ा तो n हम क्या देख रहे हैं, घटा, 2000 से 2 हो गया। ऑलराइट, u अगर बढ़ा तो n क्या हो गया, घट गया। अब इधर से इधर जाइए, u
अगर घटा, किलोमीटर था मीटर हो गया, तो n क्या हो गया, 2 से 2000 हो गया, यानी n बढ़ा। क्लियर हुआ? तो एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मास, लेंथ, टाइम। समझिए इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास, लेंथ एंड टाइम? तो मास क्या होता है? देखिए, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे इस पेंसिल का मास क्या होगा, तो इस पेंसिल में जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जो स्थान घेरे, तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। और अगर थोड़ा सूक्ष्म तौर से बोलें तो इसके अंदर जो भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी मौजूद हैं वही है मैटर। ओके, तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इसमें जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर जिससे ये बना हुआ है उसकी मात्रा क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वही है मास। जैसे एक आयरन का रॉड में, आयरन का लोहा के एक रॉड में, उसके अंदर क्या होंगे, उसमें आयरन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, आयरन के ही एटम्स होंगे। ओके, एक एल्युमिनियम का रॉड में क्या होगा, एल्युमिनियम के ही एटम्स होंगे। एक चावल में क्या होगा, चावल के अंदर जो मटेरियल्स है उसके पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो जो भी मैटर है, मतलब जो भी बॉडी है, उसके अंदर जो भी चीज़ों से बना हुआ है वही है मैटर। ओके, वही है मास। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना ज़्यादा होगा मास उतना ज़्यादा होगा। जैसे इस बॉडी का मास कितना है ना, इसमें जितने अंदर में जितने मॉलिक्यूल्स या फिर जितने एटम्स हैं, इसका इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को मैं बढ़ा दूंगा, इसके अंदर के एटम्स को मैं बढ़ा दूंगा, तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, जैसे एक पेंसिल है, मैं 2 पेंसिल ले आऊँगा, या फिर इसी पेंसिल में और एक पेंसिल में घुसा दूंगा, किसी भी तरह से एडजस्ट कर दूंगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मैटर बढ़ गया। इट कैन नॉट बी जीरो। रिमेंबर, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। तो मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड इन 2 डिफरेंट वेज। तो 2 तरीके से हम लोग मास को डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इनर्शियल मास, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में फिज़िक्स को आपके लिए समझना बड़ा दिक्कत होगा जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात करेंगे। तो इनर्शियल मास क्या होता है ना, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ऑन व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी डिपेंड्स। सिंपल वे में समझिए, एक साइकिल है और एक बाइक है या फिर एक कार है। तो एक साइकिल है और एक कार है, तो आपको दोनों ही खुली सड़क पे खड़ी हुई है। सोचिए, दोनों ही खुली सड़क पे खड़ी हुई है। ये आपका साइकिल है सोचिए, और ये आपका कार है सोचिए। ठीक है, दोनों ही खुली सड़क पे खड़ी है। आपको किसको धक्का देना ज़्यादा ईजी रहेगा, साइकिल को या फिर कार को? ऑब्वियसली साइकिल को। ओके, तो आपको जिसको जो भी ऑब्जेक्ट को मोशन पे लाना इजी हो रहा है उसका इनर्शियल मास कम होता है। यानी आप जिसको इजीली मोशन पे ला सकते हैं उसका इनर्शियल मास कम है। आपको जिसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है उसका इनर्शियल मास ज़्यादा होता है। तो इनर्शियल मास क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि जो ये आपका इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिसका इनर्शियल मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ इनर्शिया? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग द स्टेट, मतलब जिस अवस्था पे वो है उसी अवस्था पे रहने का, यानी उससे उससे उसकी अवस्था में चेंज नहीं होने का एक विरोध है, वो है इनर्शिया। यानी जो बॉडी जिस अवस्था में रहना चाहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा। अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगा। एक बॉडी की एक टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी क्यों है? उसके इनर्शियल मास के चलते। जैसे साइकिल और कार में, दोनों में से इनर्शियल मास किसका ज़्यादा होगा? कार का ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल मास आपका जुड़ा हुआ है ग्रेविटी से, यानी ग्रेविटेशनल मास वहीं पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी हम स्पेस पे नहीं बात कर सकते। स्पेस पे अगर कोई, ये जैसे पेंसिल है, स्पेस पे अगर हम बात करेंगे तो इसका ग्रेविटेशनल मास होगा क्या? नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ इसका इनर्शियल मास होगा। तो इस पेंसिल को उठाने के लिए जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो उसका ग्रेविटेशनल मास के चलते, और इसको मोशन पे लाने के लिए मुझे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो उसके इनर्शियल मास के चलते। ओके, तो इसको और एक तरीके से समझिए कि सपोज़ ये हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉक्स है।
इस बॉक्स को हमको ऊपर की ओर ले जाना है, ग्राउंड से ऊपर की ओर ले जाना है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम इसको ले जाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रही है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी इसको ले जाने के लिए हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो फोर्स होगा वो आपका ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल मास के चलते ही हम फोर्स लगा रहे हैं, और उसे जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हमको उसमें एक मोशन लाना पड़ेगा। तो मोशन लाने के लिए मतलब उसको मोशन रेस्ट के अगेंस्ट हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है? इनर्शियल मास। यानी इसको मोशन पे लाने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू इनर्शियल मास। वेरी सिंपल, आप समझिए, इसको बढ़िया से समझिए कि एक हम ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं एक फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल फोर्स, और इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड के में ये मौजूद है, इसके चलते इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ओके, ये जो डाउनवर्ड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल मास। और इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनर्शियल मास। यानी इनर्शियल मास का के लिए जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा है वो कैंसिल हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमें एक ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है। और इसीलिए बॉडी जब गिरती है, चाहे वो एक बड़ा सा पत्थर गिरे, चाहे वो एक रुई गिरे, या फिर एक फेदर गिरे, एक पंख जो होता है फेदर वो गिरे, सब एक ही स्पीड से गिरते हैं। यही कारण है। हाँ, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जीरो होगा। यानी कहीं वहाँ पर एयर मौजूद नहीं होगा, तब एक पत्थर, एक फेदर, ये दोनों ही सेम स्पीड से गिरेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास इस तरह से इक्वल होता है, हम बोल सकते हैं, और इसीलिए हम इसको एक सिंगल टर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मास। अब मास का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये आपका ऐसा यूनिट है। आफ्टर देन लेंथ क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। स्पेस में यानी 3 डायमेंशन x, y, z, इसी को हम लोग स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ। द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन, दो पॉइंट का जो सेपरेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द रॉड इज लेंथ ऑफ द रॉड। एक रॉड है, ये दोनों एंड के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ, उस रॉड का। और इसको मेज़र किया जाता है मीटर से, यानी इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। चलिए अब समझते हैं टाइम को। टाइम क्या होता है? टाइम इज़ द मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ द 2 इवेंट्स। कोई भी दो घटनाओं के बीच का जो अंतराल होता है, ड्यूरेशन होता है। जैसे मैं कमरे के अंदर घुसा और फिर मैं कमरे से बाहर गया, तो कमरे के अंदर घुसना एक इवेंट हुआ, और कमरे से बाहर जाना अनदर इवेंट, दूसरा इवेंट। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, इसके बीच का जो अंतराल है, इसी को हम लोग कहते हैं समय। ओके, तो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ऑलराइट, ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप ज़रूर कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको किसी चीज़ों में दिक्कत हुई होगी तो बोलिएगा, दोबारा वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। तो आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट, एंड सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। टिल देन टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उन अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने इस लेक्चर के ज़रिए अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।